नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके सामने एक और बहुत ही कमाल की और जबरदस्त कहानी लेकर के हाजिर हूं। साथियों, आज की कहानी ऐसी है जो आपको हर पल डर का एहसास कराएगी। अगर आप आधी रात को इस कहानी को सुन रहे हैं तो अपने रिस्क पर सुनना, पर मैं जानता हूं कि मेरे साथी बहुत ही मजबूत कलेजे वाले हैं, तो वो कहानी को डर के मारे बीच में नहीं छोड़ने वाले हैं। साथियों, आज की कहानी हमारे साथ ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक शिक्षक ने शेयर की है, जिनका नाम है दीपांशु। वैसे तो दीपांशु से मेरी कोई डायरेक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे मित्र के कोई रिलेटिव हैं और उन्होंने हमारे साथ अपनी कहानी को शेयर करने की इच्छा जताई थी, तो हमने भी उनका स्वागत करते हुए कहा कि क्यों नहीं, आपका स्वागत है और आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए, तो हम अपने YouTube के साथियों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करेंगे। तो साथियों, दीपांशु अपनी नौकरी के सिलसिले में एक नई जगह पर ड्यूटी करने के लिए जाता है। दरअसल पुरानी जगह से उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो उस नई जगह पर रहने में उसे कोई परेशानी हो रही थी। दरअसल उसे आने जाने में काफी समय लग जाता था और स्कूल काफी दूर पड़ जाती थी, तो उसने अपनी परेशानी को अपने दोस्त के साथ शेयर किया। तो उसके एक दोस्त ने उस स्कूल के पास में ही उसके एक रहने की व्यवस्था कर दी। लेकिन जिस मकान में उनके रहने की व्यवस्था की गई, वहां बहुत ही भयानक सच्चाई छिपी हुई थी, जो उसके दोस्त को भी नहीं मालूम थी। लेकिन जब उस जगह पर दीपांशु ने 2 रातें गुजार दी, उसके बाद दीपांशु अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई। उसे ध्यान ही नहीं रहता है कि उसके शरीर में वह स्वयं है या कोई और उसके शरीर को चला रहा है। साथियों, स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से जोड़ लीजिए। जब रिश्ता दिल से जुड़ जाएगा तो मुझे कहानी सुनाने में मजा आएगा और आपको सुनने में। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा परिचय जरूर दें, और अगर किसी भाई को शायरी वगैरह आती हो तो वो भी जरूर लिखें, उसको हम स्टोरी के आखिर में जरूर बोलेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं, और स्टोरी आप दीपांशु के पर्सपेक्टिव से ही सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपांशु। वह मकान एकांत प्रेमियों के लिए आदर्श था। वह बस्ती के आखिरी छोर पर था, लेकिन उस समय उसकी दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। महीने भर से वह खाली पड़ा हुआ था। देख रेख के अभाव में उसके चारों ओर बेहिसाब घास तथा जंगली पौधे उग आए थे, जो मई तथा जून महीनों की तपिश में बुरी तरह से झुलस चुके थे। मकान के भीतर की हालत और भी बुरी थी। मकड़ियों को अपनी कलाकारी दिखाने का भरपूर मौका था। दीवारों पर मोटी छिपकलियों ने कब्जा कर रखा था। आहट मिलते ही वे तस्वीरों तथा दीवार घड़ी के पीछे जा छिपी। बिस्तर को छोड़कर सारा सामान अस्त व्यस्त था। फर्श पर 1/4 इंच मोटी धूल जमी थी। इसे रहने लायक बनाने के लिए अच्छा खासा मेहनत करना होगा। यह सोचकर मेरा मन वितृष्णा से भर गया। जब ओखली में सिर दिया है तो मूसल से डरना अच्छी बात नहीं, मैंने सोचा, और अपना बैग बिस्तर के ऊपर रख काम में जुट गया। मेरा पहला निशाना शयन कक्ष था। आधे घंटे की मेहनत से वह आधा पौना साफ हुआ। इस समय इतना ही किया जा सकता था। आते समय मैंने चौक के पास एक हैंडपंप देखा था। हाथ मुंह धोने बाद में बाल्टी में पानी लेकर लौटा। मकान से थोड़ा आगे जंगल को छूकर गुजरने वाली पतली सी सड़क पर 17-18 साल की एक युवती खड़ी थी। उसका चेहरा इधर ही था, चांद की तरफ उसकी पीठ थी। फिर भी जो दिखा वह कम नहीं था। वह गोरी तथा छरहरे बदन वाली लड़की थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी तथा बाल काफी लंबे थे। नए फैशन के अनुसार उसने बालों को खुला छोड़ रखा था, जो उसके कटी प्रदेश को स्पर्श कर रहे थे। वह युवती मुझे एक तक देख रही थी। उसे नजरअंदाज कर मैं दरवाजा खोलने लगा। मैंने अभी कुंडी पर हाथ बढ़ाया ही था कि नमस्ते जी सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने पीछे पलटकर देखा। लड़की मकान के ठीक सामने खड़ी थी। मैं चकरा गया। ये लड़की अभी तो वहां थी, पलक झपकते ही यहां कैसे आ गई? मैंने उसे नमस्ते कहा और फुर्ती से मकान में प्रवेश कर दरवाजा बंद कर लिया। मेरी इस हरकत से उसकी हंसी छूट गई। वह खिलखिलाकर हंसी।
नए स्थान पर मुझे आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था। ऐसे में किसी अपरिचित लड़की के साथ मेरा बतियाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। मुझे यह नहीं मालूम था कि वह लड़की कौन है तथा वह रात को 8 साढ़े 8 बजे सुनसान सड़क पर अकेली क्यों घूम रही है। उसका चाल चलन अच्छा नहीं है या फिर वह स्वभाव से निर्भीक है, यह मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। पहाड़ की तलहटी में जंगल के किनारे स्थित 2 बेडरूम वाला खूबसूरत मकान मेरे परम मित्र अतुल प्रसाद का था। यह मकान बाराकूचिया नामक गांव के आखिरी सिरे पर जंगल के निकट स्थित है। बाराकूचिया से 2 मील की दूरी पर बिस्तामपुर में अतुल का ननिहाल है। उसके बड़े मामा कपिल प्रसाद ने प्रकृति के बीच रहने के लिए यह मकान बनवाया था। 1 साल पहले तक वे यहीं इसी मकान में रहते थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें पहले जमशेदपुर के अस्पताल में, फिर पुश्तैनी गांव बिस्तामपुर ले जाया गया था। लगभग 1 माह पहले कपिल प्रसाद की मृत्यु हुई थी। अतुल से समय समय पर मेरी बातचीत हुआ करती थी। वह अपने मामा के अंतिम संस्कार में भाग लेने कानपुर से जमशेदपुर लौटा, तब उससे मेरी प्रत्यक्ष मुलाकात हुई। हम दोनों काफी अरसे बाद मिले थे। मैं उसके साथ बिस्तामपुर भी गया। वहीं पास में ही रसूनिया नामक गांव के स्कूल में मेरी पोस्टिंग हुई थी। वह मेरे निवास स्थान से 40 किलोमीटर दूर था। मैं घर से डेली अप डाउन करता था। इसमें बहुत सा समय आवाजाही में व्यर्थ नष्ट हो जाता था, इसलिए मैं रसूनिया या उसके आसपास रहने के लिए अच्छा सा ठिकाना ढूंढ रहा था। अतुल को जैसे ही यह झांत हुआ, उसने मुझसे कहा, यार दीपांशु, मेरे बड़े मामा का मकान खाली पड़ा है। वह बस्ती से थोड़ा बाहर है, फिर भी मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें पसंद आएगा। जब तक रहने के लिए कोई अच्छा इंतजाम न हो, तुम वहां रह सकते हो। मेरे लिए यह नेकी और पूछ पूछ वाली बात थी। उसने मुझे उसी दिन मकान दिखा दिया। वह मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग चाबी लेना भूल गए थे, अतः वह भीतर से कैसा है मैं यह नहीं देख पाया था। अतुल के छोटे मामा रुद्र प्रसाद 55-56 साल के हंसमुख तथा मिलनसार व्यक्ति थे। अतुल ने उन्हें जब मेरी जरूरत के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, खाली मकान आबाद हो, इससे अच्छी बात क्या होगी। ये रहेंगे तो मकान की नियमित देखभाल तथा साफ सफाई भी होती रहेगी। व्यस्तता के बावजूद उन्होंने उसी समय मुझे मकान की चाबी दे दी। मेरी एक विकट समस्या चुटकी बजाते हल हो गई। मकान बड़ा था, अतः मैं वहां पत्नी तथा बच्चों के साथ रह सकता था। वहां से मेरा स्कूल भी निकट ही था। पैदल चलकर आधे घंटे में मैं वहां पहुंच सकता था। वह जून महीने का आखिरी सप्ताह था। बस से उतरकर मैं सीधे मकान में गया था। टिफिन बॉक्स में पूरियां तथा सब्जी वगैरह थी। खा पी कर मैं बिस्तर पर जा लेटा। नया स्थान होने से आंखों से नींद गायब थी। बस्ती का आखिरी मकान वहां से 100-125 मीटर दूर था। पीछे बाराकूचिया बस्ती थी। सामने छोटी सी खूबसूरत हरी भरी पहाड़ी थी। बाईं ओर खेत थे तथा दाईं ओर पतली सी सड़क के पार जंगल था। यही सड़क पहाड़ी का लंबा घेरा काटती हुई रसूनिया, फिर उसके आगे बिस्तामपुर होती हुई रघुनाथपुर तक गई है। बत्ती बंद करते ही चूहों की फौज सक्रिय हो गई। इस तरह जंगली कीड़े मकोड़ों के आवाजों के शोर में एक आवाज की ओर वृद्धि हो गई। वह रात साधारण नहीं थी। एकाएक मुझे किसी की पदचाप सुनाई दी। कोई इधर ही आ रहा था। मैं चौकन्ना हो गया। आगंतुक थोड़ा निकट आया तो मुझे छम छम की मध्यम आवाज सुनाई दी। यह पायल की आवाज थी। अच्छा, तो आने वाली कोई लड़की या औरत है। कौन हो सकती है, मैं सोचने लगा। तभी मैंने एक स्त्री को देखा जो मेरे सिरहाने में खड़ी थी। वह मुझे क्रोध भरी नजरों से घूर रही थी। मेरी धिकधिक बंध गई। मैं पायल वाली लड़की अथवा औरत को भूल गया। मैं वह नहीं हूं, मैं आज ही आया हूं। मैंने यह कहना चाहा, किंतु मेरे कंठ से आवाज ही नहीं निकली। सिर्फ घुरघुराने जैसी आवाज निकली। मैंने उठकर भागना चाहा, परंतु मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। उस स्त्री का चेहरा मेरे ऊपर झुका। वह मुझे थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। फिर भी वह कौन है या हो सकती है, ये मुझे नहीं सूझा। उसके गंदे तथा भद्दे होंठ जब तक मेरे होठों के करीब आते, उससे पहले ही मैंने अपना मुख दूसरी ओर फेर लिया। उसने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को थाम लिया। मैं फुसफुसाया, अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े नाखून। वह मुस्कुराई। मैं चीख उठा। उसके गंदे नाखून मेरे गले में ढंसने लगे। मैं जोर से चीख उठा।
मैंने उसके हाथों को दूर झटकना चाहा। मेरा हाथ हवा में लहराया तथा पलंग के किनारे से टकराया। मैं दर्द से बिलबिला उठा तथा उठ बैठा तथा बिजली का स्विच ऑन किया। मेरी नजर बंद दीवार घड़ी पर गई। मैं चौंक गया। वह रहस्यमय ढंग से चलने लगी थी। उसमें 11:30 बजा था। मैं कमरे में अकेला था। उस भयानक स्त्री का कहीं पता नहीं था। उसे धरती खा गई या फिर छत निगल गया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने जो देखा था वह सच था या फिर वह कोई सपना। मैं यही सोचता रहा। काफी देर तक सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैंने डरावना सपना देखा है। बस, इसमें कोई सच्चाई नहीं। मैं बिस्तर पर लेट गया तथा सोने का प्रयत्न करने लगा। आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका था। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ थोड़ी देर पहले देखे हुए सपने के संबंध में सोच रहा था। वह बहुत भयानक तथा डरावना स्वप्न था। मेरा बदन पसीने से तरबतर था। मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि पसीने की वजह जून माह की गर्मी थी या भय था, या फिर दोनों ही वजहें थी। बिस्तर पर लेटे मुझे कुछ ही वक्त हुआ था, तभी मुझे बर्तनों के खड़कने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज चूहों के दौड़ने भागने से हुई होगी। मैंने स्वयं को तसल्ली दिया। मैंने सोचा, मुझे यहाँ चूहों का भी बंदोबस्त करना होगा, अन्यथा ये मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। कुछ देर बाद बर्तनों के खड़कने की आवाज फिर से आई। इस बार मेरे कान खड़े हो गए। ये चूहों के चलने से उत्पन्न आवाज नहीं हो सकती, ये कड़छी चलने की आवाज थी। सब्जी भूनते समय कड़ाही में कड़छी चलाने पर जैसी आवाज होती है, यह उसी तरह की आवाज थी। मुझे एकाएक ख्याल आया, क्या मैं इस मकान में अकेला नहीं हूं? यहाँ कोई और भी है क्या? यदि हाँ, तो वह कौन है? क्या बड़े बड़े नाखूनों वाली वह डरावनी औरत भी यहीं रहती है? अवश्य रहती होगी, तभी तो वह मेरे सिरहाने के पास एकाएक आ खड़ी हुई थी। अन्यथा वह बंद दरवाजे के भीतर कैसे आ सकती थी? अतुल ने या उसके मामा रुद्र प्रसाद ने मुझे यह नहीं बताया था कि वह मकान खाली नहीं है तथा वहां कोई औरत भी रहती है। मुझे यह मालूम होता तो मैं यहां रहने आता ही क्यों? मैं आया तब मुख्य द्वार में ताला लगा था। पिछले दरवाजे में भी ताला लगा था। पूरे मकान में ऐसा कोई निशान नहीं दिखा था जिससे यह प्रतीत होता कि यहां कोई रहता है। वह औरत मकान के भीतर कैसे आई होगी? वह चोरनी होगी या फिर कोई चरित्रहीन औरत होगी? वह जो भी हो, लाख रुपए का सवाल यही था कि वह भीतर आई कैसे। कड़छी चलने की आवाज तेज होती गई। यह क्या हो रहा है? मुझसे रहा न गया। मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे अधिकार वाले मकान में क्या हो रहा है तथा किसके किए हो रहा है। मैं साहस करके उठा। मुख्य द्वार से आगे गलियारा था। उसके बाएं बाजू स्थित पहले कमरे को मैंने अपना हालिया ठिकाना बनाया हुआ था। दूसरा कमरा बतौर स्टोर रूम उपयोग होता था। इससे आगे स्नानागार वगैरह था। गलियारे के दाहिने का पहला कमरा घर की बैठक की तरह इस्तेमाल होता था। उससे आगे दूसरा बेडरूम था। इसके बाद रसोई घर था। गलियारा के आगे छोटा सा दालान था। उसके आखिर में पक्के ईंटों की ऊंची चारदीवारी थी। मकान से बाहर जाने के लिए पिछले दीवार में भी एक दरवाजा था। बिजली होने के बावजूद मैंने हाथ में टार्च लिया, फिर गलियारे में आगे बढ़ा। कड़ाही में कड़छी चलाने की वह आवाज निस्संदेह किचन से ही आ रही थी। किचन का दरवाजा तब खुला था। मैंने चुपके से भीतर झांका। चूल्हे में आग जल रही थी। उसके ऊपर बहुत एक कड़ाही रखी थी। उसमें ऊपर तक मांस भरा था। किचन का फर्श खून से तरबतर था। इससे स्पष्ट था कि किचन में कुछ ही समय पहले किसी जानवर का कत्ल हुआ है। वहां 35-36 साल की एक औरत थी। उसने नीले रंग की साड़ी पहन रखा था। वह कड़ाही में तेजी से चम्मच चला रही थी। उस समय मेरी ओर उसकी पीठ थी। यह नजारा आश्चर्यचकित कर देने वाला था। मैं दरवाजे पर ही ठहर गया। मेरी वहां मौजूदगी का भान होते ही वह पीछे मुड़ी। उसने मुझे घूर कर देखा। मेरा कलेजा कौप गया। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। मैं दंग रह गया। मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। निस्संदेह यह वही औरत थी जिसने मेरे गर्दन को दबोचने की कोशिश की थी। मुझे उसका चेहरा बहुत डरावना लगा। जैसे ही वह मेरी ओर बढ़ी, मैं भय से कांपने लगा। मैंने भागना चाहा, परंतु मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। वह मेरे निकट आती उससे पहले ही मैं भूमि पर गिरा और बेहोश हो गया। होश में आने पर मैंने स्वयं को भूमि पर लेटा हुआ पाया।
उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मेरा पूरा बदन धूल मिट्टी से लथपथ था। मांस पकाने वाली वह रहस्यमयी औरत गायब थी। रसोई घर में चारों ओर धूल ही धूल था। बेहोश होने से पहले मैंने फर्श पर खून फैला हुआ देखा था। चूल्हे में भी आग जलने का कोई निशान नहीं था। एक कोने में धूल खाती हुई कड़ाही पड़ी थी। मकड़ियों ने कड़ाही को भी नहीं बख्शा था। उन्होंने उसमें भी जाला बुन रखा था। यदि यह सच है तो मैंने जो देखा था वह क्या था? वह कोई सपना था या हकीकत थी? मांस पका रही वह नीली साड़ी वाली औरत कौन थी? वह आई कहां से और गई कहां से? फर्श पर बिखरा खून गायब कैसे हो गया? चूल्हे में आग जली थी तो वह बुझी कैसे और उसका कोई निशान क्यों नहीं है? ओफ ओ, मेरा दिमाग भिन्ना गया। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। जब से मैंने यहां खाली पड़े मकान में कदम रखा है तब से विचित्र घटनाएं हो रही थी। बड़े बड़े नाखूनों वाली औरत सपने में दिखी होगी। उसने सपने में मेरा गला दबाने की कोशिश की होगी, परंतु मेरे गले में दर्द क्यों हो रहा है? मैं रसोई घर के दरवाजे पर बेहोश पड़ा था। इसका मतलब है कि मैं पैरों पर चलकर वहां तक गया था। इसलिए मैंने वहां जो देखा वहां कोई सपना नहीं था। यदि वह सपना नहीं था तो क्या था? क्या मैं भूत प्रेत लीला देख रहा हूं? यदि हां, तब वह अवश्य भूतनी होगी। यह ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बदन रोमांचित हो उठा। गर्दन के पिछले हिस्से में सिहरन की लहर सी दौड़ गई। मेरी सांसें एकाएक धौंकने की तरह तेज चलने लगी। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं वहीं धूल भरी फर्श पर बैठ गया। मैं भूत प्रेत को नहीं मानता था। मैं इन्हें अंधविश्वास तथा मन का वहम समझता था। मेरा यह मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरा यह विश्वास डगमगाने लगा था। मैंने आधे अधूरे मन से स्वयं को तसल्ली दिया कि मैंने जो भी देखा है वह भयानक सपने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। साहस तथा धैर्य सभी मुसीबतों का इलाज है। भूत प्रेतों का भी यदि उनका अस्तित्व हो तो। मेरा भय कुछ कम हुआ तो मैं उठा और कपड़ों तथा शरीर पर लगे धूल धक्कड़ को साफ कर मैं बिस्तर पर जा लेटा। ऐसी हालातों में नींद आना बहुत मुश्किल काम है। मैं जब अपनी आंखें बंद करता तब रसोई घर का सारा दृश्य आंखों के आगे तैरने लगता। सपना याद आने पर गर्दन में दर्द की अनुभूति होने लगती और तब मैं अनायास ही गले में हाथ फेरने लगता। कुछ समय पश्चात मुझे बाहर गली में किसी मनुष्य की पदचाप सुनाई दी। तब रात का 2:30 बजा था। इतनी रात गए कौन कहां जा रहा है, मुझे यह जानने की उत्सुकता हुई। मैं बाहरी दरवाजे तक गया और उसे सावधानी पूर्वक धीरे धीरे खोला। मुझे डर था कि हॉरर फिल्मों की तरह यह छर्र की आवाज करता हुआ न खुले। यह गनीमत थी कि वह निःशब्द खुला। दोनों पल्लों के बीच आधा इंच की झिड़ी रख में धैर्य की प्रतिमूर्ति बनकर प्रतीक्षा करने लगा। सेकंड मिनट में बदले, फिर मिनट भी मिनटों में बदलने लगे। मैं इंतजार करता रहा। मेरी यह तपस्या व्यर्थ नहीं गई। लगभग आधे घंटे के बाद एक छाया जंगल की ओर से आती हुई दिखी। यह वही लड़की थी जो शाम को दिखी थी तथा जिसने मुझे नमस्ते भी किया था। अंधेरा होने के बावजूद मैंने उसे साफ पहचाना। वह बस्ती की ओर बढ़ गई। उसकी नजर मेरे मकान की ओर ही थी। इससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह लड़की भूत नहीं हो सकती। यह लड़की किसी के प्रेम जाल में उलझी हुई है। इसे अभी मौका मिला होगा अपने प्रेमी से मिलने का। इस समय यह उसी से मिलकर लौट रही है। यह शाम को भी संभवतः उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। संभव है कि इसने अंधेरे में मुझे अपना प्रेमी समझ लिया हो और दौड़ आई हो। जब उसे यह लगा होगा कि मैं वह नहीं कोई और हूं तो उसने नमस्ते जी कह दिया। उस समय इसकी भेंट अपने बॉयफ्रेंड से नहीं हुई होगी। यदि मैं सही हूं तो उस लड़की का लव नेस्ट अर्थात प्रेम घरौंदा भी यहीं आसपास में होना चाहिए। कपिल प्रसाद के मकान में पानी की व्यवस्था नहीं थी। चौक वाला हैंडपंप स्वच्छ जल का निकटतम स्रोत था। उससे थोड़ा आगे एक कुआं था। हैंडपंप की व्यवस्था होने से पहले मोहल्ला वासी उसी कुएं के पानी से निस्तारी करते थे। मैं अगली सुबह देर से सोकर उठा। 4 बजे के आसपास मुझे नींद आई थी। घड़ी में 7:30 ही बजा था, परंतु जून माह होने से इस समय भी धूप कड़ी हो गई थी। दरवाजा खोलते ही मेरी मुलाकात उसी लड़की से हुई जिसे मैंने रात में 2:30 बजे जंगल से बस्ती की ओर जाते हुए देखा था।
वह मुझे देखकर मुस्कुराई, फिर नमस्ते की। मैंने उसे नमस्ते का जवाब दिया। उसने पूछा, आप कौन हैं? मैंने उसे बताया, मेरा नाम दीपांशु मिश्रा है, मैं रसुनिया में शिक्षक हूं। इस मकान के मालिक का भांजा मेरा मित्र है, मैं यहीं रहते हुए अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा। वह मुझे विस्फारित नेत्रों से ऐसे देखने लगी मानो मैं कोई अजूबा हूं या फिर मैंने कोई असंभव बात कह दिया हो। उसने कहा, सर आप यहां न रहे तो अच्छा है। मैंने कहा, क्यों क्यों न रहूं मैं? उसने कहा, यहां से अजीब अजीब आवाजें आती है ना, बहुत से लोगों ने सुना है, मैंने भी सुना है। मैं बकरियां चराने इधर ही आती हूं। यह मकान भूतहा है सर, आप यहां से चले जाइए अभी इसी समय, तत्काल। उसकी बातों से मेरी हंसी छूट गई। उसने मुझे ऐसे देखा मानो मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूं। मैंने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह वहम के सिवाय और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, नहीं मानते तो मुझे क्या, रहिए, बड़े शौक से रहिए, बाद में आप ये न कहना कि मुझे इंदु ने नहीं बताया था। मैं हंसा और कहा, नहीं कहूंगा, पर ये इंदु कौन है? उसने इठलाकर कहा, वो तो आपके सामने खड़ी है, लेकिन कोई इसका कहा मानता ही कहाँ है। इंदु मेरा ही नाम है। आप यहाँ नए आए हैं सर, कुछ चाहिए तो कहिए। मैंने कहा, इस समय मुझे मजदूर चाहिए, मुझे मकान की सफाई धुलाई करानी है, और हाँ, मुझे एक ऐसा आदमी भी चाहिए जो यहाँ सुबह शाम पानी भरे। उसने कहा, हो जाएगा सर, सब इंतजाम हो जाएगा, इंदु है ना, मैं अभी मजदूर लेकर आती हूँ। यह कहकर वह चली गई। कितनी तेज तर्रार लड़की है। मैं स्वयं को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक सका। मैं प्रतीक्षा करने लगा। मुझे ज्यादा समय तक इंतजार करना नहीं पड़ा। इंदु उम्मीद से पहले ही लौटी। उसके साथ 2 लोग थे, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। उसने उनका परिचय देते हुए कहा, सर ये है बदवारी और ये प्रहलाद है, इन्हें आप 300 रुपये दे देना। ये दोनों आपके मकान की झाड़ू बुहारी तथा लिपाई पुताई करेंगे। बदवारी तथा प्रहलाद अपने काम में जुट गए। बातों बातों में मुझे यह झांत हुआ कि इंदु तथा उसके चाचा मेरे नजदीकी पड़ोसी हैं। इंदु का चाचा विधुर है। उसकी चाची जीवित रहने तक कपिल प्रसाद के यहाँ साफ सफाई तथा दोनों समय भोजन पकाने का काम करती थी। मैंने पूछा था, क्या हुआ था तुम्हारी चाची को? उसने बताया कि किसी बात को लेकर उसका चाचा से झगड़ा हुआ था। चाचा ने उसे न जाने ऐसा क्या कहा जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह कोई 2 महीने पहले की घटना है। वह तथा सोहन चाचा दोनों कपिल सेठ की खेतीबाड़ी तथा यहाँ मकान की देखभाल करते थे। कपिल सेठ को उसकी मौत का बहुत दुख हुआ था। उन्होंने चाचा की खूब मदद की थी। मैंने पूछ लिया, तुम्हारी चाची कितने साल की रही होगी? मेरे दिमाग में सपने वाली औरत की छवि एकाएक कौंध गई। यही कोई 35-36 साल की रही होगी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मेरी मां संभाल रही है। मैं सोचने लगा कि रात वाली औरत कहीं इंदु की चाची की आत्मा तो नहीं। मैंने पूछा, तुम्हारी चाची का नाम क्या था? उसने बताया, चंद्रा। इंदु बहुत बातूनी लड़की थी। उसने बाराकूचियां तथा वहां की गलियों दुकानों आदि के बारे में बताया। मुझे किन से मित्रता करनी चाहिए तथा किन से दूरी बनाकर रखना चाहिए, उसने मुझे सुझाव भी दिया। यह उसकी बातों का ही असर था कि 2 घंटे बाद मुझे यह प्रतीत होने लगा कि मैं वहां महीनों से रह रहा हूं। दोपहर से जरा पहले जब इंदु मेरे लिए भोजन का इंतजाम करने गई हुई थी, तब मुझे प्रहलाद ने पुकारा, सर सर यहां आइए तो। मैं तत्काल भीतर गया। वह दूसरे बेडरूम की सफाई कर रहा था। बदवारी पहले वाले बेडरूम जहां मैं रात को सोया था उसके दीवारों की चूने से पोताई कर रही थी। प्रहलाद लकड़ी के एक बक्से को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। उसने कहा, इन सामानों को रखूं या फेंक दूं? यही कहकर उसने उसका ढक्कन ऊपर उठाया। भीतर रखे सामानों को देखकर मेरा मुख खुला का खुला रह गया। मैं दंग रह गया। उस संदूक में कोई कीमती सामान नहीं था, फिर भी उसमें जैसी सामग्रियां थीं, मुझे उनकी वहां होने की कोई कल्पना नहीं थी। यदि ये सामग्रियां मकान के पिछले बाशिंदे की हैं, तो मुझे यह मानना पड़ेगा कि अतुल के मामा कपिल प्रसाद अपनी जिंदगी में रंगीला राजा थे। बक्से में पुरुष शक्तिवर्धक दवाइयां थीं, टॉनिक की बोतलें थीं तथा कैप्सूल के पैकेट्स थे।
इनमें भी हैरतंगेज चीज थी व्याग्रा के पैकेट्स की वहां मौजूदगी। प्रहलाद के लिए वे केवल दवाइयां थी। वह यह नहीं जानता था कि वे कौन सी बीमारी की दवाएं हैं। उसकी समझ में वे दवाइयां भविष्य में उपयोगी हो सकती थी। इसीलिए उसने मुझसे पूछा था कि इन्हें रहने दूं या फेंक दूं। मैंने उसे फेंकवाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। मैंने इस संबंध में अतुल को भी कुछ न बताने का निश्चय किया, क्योंकि ऐसा करने पर मृतक की निजता भंग होती तथा इससे कोई लाभ भी नहीं था। अलमारी के लॉकर में थोड़े से रुपये के अलावा चांदी के पायल, सोने की अंगूठी तथा बालियां जैसे कुछ आभूषण थे जो बिल्कुल नए थे। अभी इन्हें पहना नहीं गया था। इनके यहां होने से यह जाहिर था कि कपिल प्रसाद की मृत्यु के पश्चात भी यहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उनके जीवन काल में था। आभूषणों के मिलने के पश्चात मेरी यह धारणा और भी बलवती हुई कि वृद्ध कपिल प्रसाद का किसी स्त्री से प्रेम संबंध था, जिसे प्रेम संबंध के बजाय अनैतिक संबंध कहा जाए तो उचित होगा। व्याग्रा तथा पौरुष शक्तिवर्धक औषधियां भी इसी तथ्य की ओर इशारा कर रही थी। अब तक मुझे यह विश्वास हो चुका था कि कपिल प्रसाद यहां प्राकृतिक वातावरण के बीच रहने नहीं आए थे, अपितु अपनी प्रेमिका के सानिध्य में उसके निकट रहने के लिए आए थे। प्रसाद परिवार बिस्तामपुर का संपन्न कृषक परिवार था। उनकी थोड़ी सी जमीन बाराकूचिया में भी थी। बाराकूचिया तथा बिस्तामपुर के बीच यही कोई 2.5-3 किलोमीटर का फासला था। बाराकूचिया मेन रोड के बिल्कुल किनारे, जबकि बिस्तामपुर उससे 1 किलोमीटर अंदर आबाद है। इंदू के अनुसार सोहन चाचा और चाची कपिल सेठ का खेती बाड़ी का काम देखते थे। ऐसे में कपिल प्रसाद के दिल की धड़कन इंदू की चाची चंद्रा हो सकती थी। वे दोनों कपिल प्रसाद के खेतों में मजदूरी करने बिस्तामपुर जाया करते थे। संभव है वहीं विधुर कपिल प्रसाद की नजरें चंद्रा से चार हुई होगी। 60-61 की अवस्था होने पर भी कपिल प्रसाद पूरे तंदुरुस्त तथा चाक चौबंद इंसान थे। चंद्रा के पास सौंदर्य था, धन नहीं। वहीं कपिल प्रसाद के पास धन भरपूर था, जिसे खर्च करने का साधन नहीं था। वो साधन चंद्रा बनी होगी। इंदु ने यह भी कहा था कि सोहन चाचा ने चाची को ऐसा कुछ कहा जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं उछल पड़ा। एक के बाद एक सारी कड़ियां मिलने लगी। विधुर कपिल प्रसाद, नौजवान तथा खूबसूरत मजदूरनी चंद्रा, कपिल प्रसाद का चंद्रा के गांव में आकर बसना, चंद्रा द्वारा कपिल प्रसाद के मकान की साफ सफाई करना तथा दोनों समय भोजन पकाना, पौरुष शक्ति वृद्धक दवाइयां, नए आभूषणों का मिलना, सोहन लाल द्वारा उसे चंद्रा को कोई कड़ी बात कहना, जिसके पश्चात चंद्रा द्वारा आत्महत्या कर लेना, यह सब अवैध प्रेम प्रसंग तथा उसकी दुखद परिणति की ओर इशारा कर रहे थे। मुझे न चाहते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ा कि मैंने पिछली रात को जो देखा था वह स्वप्न नहीं था। वह अर्ध निद्रा की स्थिति में देखी गई प्रेत लीला थी। मैंने चंद्रा के भूत को देखा था, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। यह ख्याल आते ही मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने कहीं यह पढ़ा था कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वह भूत प्रेत होकर भटकता है। जिस स्थान में उसने आत्महत्या की होती है वहां तथा जिन स्थानों के प्रति उसे मोह होता है उन्हीं स्थानों पर वह आत्मा भटकती रहती है। चंद्रा की आत्मा भी भटक रही होगी। उसे कपिल प्रसाद तथा इस मकान से लगाव था। मरने के बाद भी उसका यह मोह नहीं छूटा होगा। वह यहाँ कपिल प्रसाद से मिलने की उम्मीद में भटकती होगी। पिछली रात मुझे कपिल प्रसाद के बिस्तर पर सोया देखकर उसे क्रोध आ गया होगा। इसी कारण उसने मेरा गला दबाया होगा। रसोई घर में बिखरा हुआ खून तथा मांस पकाती हुई औरत दृष्टिभ्रम नहीं था। पिछली रात मैंने प्रेत लीला देखा था। संभव है आज की रात भी दोबारा वैसा ही कुछ दिखे। यह ख्याल आते ही मेरी सारी दिलेरी हवा हो गई। तब तक सांझ घिर आई थी। मैं कहीं जा भी नहीं सकता था। मैंने यह निश्चय किया कि यदि आज भी मकान में पिछली रात की कुछ घटित होता है तब मुझे यहां रहने का ख्याल छोड़ना होगा। बस्ती के आखिरी छोर पर स्थित भूतहा मकान में मैं परिवार सहित नहीं रह सकता। रात्रि के भोजन की व्यवस्था इंदु करने वाली थी। इसके लिए मैंने उसे कुछ रुपये दिए थे। मैं टहलते हुए बस्ती की ओर निकल गया। बाराकूचिया 100-125 घरों की छोटी सी बस्ती थी।
मैंने रोड पर सड़क के दोनों ओर चाय पान की 2-3 दुकानें थीं। 1-2 दुकानें किराने तथा रेडीमेड कपड़ों की थी। एक दुकान स्टेशनरी की थी। वहां 2-4 ऐसे भी लोग मिले जो मुझे बतौर टीचर पहचानते थे, हालांकि मैं उन्हें नहीं पहचानता था। मैंने एक गुमटी में चाय पिया। उसके बाजू में ही स्टेशनरी की दुकान थी। वहां रखी हनुमान जी की फोटो मुझे दूर से ही दिख गई। इसी के साथ भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान चालीसा की यह पंक्ति मुझे याद आ गई। मैंने वह फोटो खरीद लिया। किराने की दुकान से माचिस तथा अगरबत्तियां भी ले लिया। जब आदमी की जान पर बन आती है तब उसकी सारी अकड़ स्वतः ही ढीली हो जाती है। ये केवल कहावत नहीं है, अपितु कड़वी सच्चाई है। बोझ जब तक दूसरे के सिर पर होता है तभी तक वह हल्का प्रतीत होता है। चित्त ठीक ना हो तब गुलाब का एक फूल भी बोझ लगता है। मैंने दूसरे वाले बेडरूम में अपना बिस्तर लगाया। पिछली रात मुझे जैसा अनुभव हुआ था उसकी रौ में कपिल प्रसाद के बेडरूम में सोना मुसीबत को बुलाने जैसा था। मैंने बेडरूम के दरवाजे के ठीक ऊपर हनुमान जी का फोटो लगा दिया। साथ ही राम राम कहते हुए 4 अगरबत्तियां सुलगाकर लगा दिया। भोजन कर मैं बिस्तर में जा लेटा। हनुमान जी का फोटो लगा देने मात्र से मुझ में निश्चितता आ गई थी। मैं स्वयं को प्रेतनी से सुरक्षित अनुभव करने लगा। वह एक बड़ा सा कुत्ता था जो मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैं आगे बढ़ा, वह मुझे काटने को झपटा। मैं डर गया। मैंने चाहा कि उससे कन्नी काटते हुए आगे निकल जाऊं। वह मेरा इरादा भांप गया और जोर से चीखा। मुझे लगा वह अपने साथी कुत्तों को बुला रहा है। मेरा अनुमान सही निकला। 3-4 कुत्ते भौंकते हुए आए। उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं बुरी तरह से डर गया। मैंने चीखना चाहा, परंतु मेरे मुख से कोई आवाज नहीं निकली। तभी एक नई आवाज गूंजी जो बेहद कर्कश तथा डरावनी थी। वह आवाज उल्लू की थी। कुत्ते घबराकर 4 कदम पीछे हटे। मैंने भागना चाहा, मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़े। वे किसी चीज में अटके हुए थे। तभी उल्लू दोबारा चीखा। शायद वह मुझे वहां से जल्दी जाने को कह रहा है। मैंने जोरदार झटका देकर अपने पैरों को निकालना चाहा। मैं इस कोशिश में नीचे गिर पड़ा। मेरे दोनों पैर हवा में और सिर भूमि पर था। कुत्ते मेरी ओर बढ़े। मैंने नजदीक आ चुके कुत्ते को मुक्का मारा। मुक्का उसके कनपटी से टकराया। इसी के साथ मुझे जोरदार दर्द हुआ और मेरा सपना टूट गया। मेरे दाएं हाथ की उंगलियों में जोरों से दर्द हो रहा था। वे पलंग के पाए से तब टकराई थी जब मैंने नींद में कुत्ते को मुक्का मारा था। बहुत भयानक सपना था। मैंने कहीं पढ़ा है कि नींद के अंतिम चरण में जागने से कुछ क्षण पूर्व देखा गया स्वप्न सुखद, दुखद अथवा भयानक होता है। इस विचार से मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मेरे पैर चादर में उलझे थे। मैं जमीन पर था। मकान के बाहर कुत्ते सचमुच में भौंक रहे थे। उस समय घड़ी में 12:15 बजा था। मैं बिस्तर पर दोबारा लेटा ही था कि उल्लू चीखा। वह मकान के निकट ही था। उसकी कर्कश बोली से मेरा कलेजा दहल गया। मैंने निश्चय किया कि यदि मैं आज की रात भूतनी से बच गया तो सुबह होते ही मकान खाली कर दूंगा। मैंने भूतनी से मुकाबला करने का कोई प्रण नहीं किया है जो अपने आराम तथा सुख चैन को दांव पर लगा दूं। कुत्तों के लगातार भौंकने तथा उल्लू के लगातार चीखने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रेत लीला शुरू होने का वक्त हो चुका है। भगवान जाने आज क्या होगा। तभी वातावरण में एकाएक निस्तब्धता छा गई। कुत्ते खामोश हो गए। अचानक बिजली गुल हो गई। मैं तो पंखा चलने के बावजूद पसीने से तरबतर हो रहा था। अब तो हालत और भी खराब हो गई। मैं तौलिए से हवा करने लगा। कुछ मिनट बीते, मुझे किसी स्त्री की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बाहर गली से आई थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई स्त्री मुझे आवाज दे रही है। मुझे तुरंत इंदु का ख्याल आया। पुकारने वाली कहीं वही तो नहीं। कुछ क्षण बाद फिर आवाज आई, जो सर ओ सर जैसी प्रतीत हुई। मैं उठ बैठा। मैंने पैरों को स्लीपर में डाला। मेरे दिमाग के एक कोने से यह आवाज आई, ठहरो दीपांशु, बाहर कोई खतरा हो सकता है। कैसा खतरा? मेरे दिल ने जवाब दिया, कोई खतरा नहीं है। ये इंदु है, चंद्रा नहीं। वह शायद किसी मुसीबत में है या मुझे कुछ बताना चाहती है। दिमाग ने कहा, अभी इस समय आधी रात को दीपांशु, आधी रात को अपरिचित लड़की से मिलना सही नहीं है। किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी।
वह किसी मुसीबत में है और मैं बदनामी से डरकर चुपचाप बैठा रहूं। मेरे दिल ने कहा, यह मुझसे ना होगा। फिर इंदु ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वही एक भली लड़की है। पिछली रात को 2 बजे वह जंगल की ओर से लौटी थी। यह मुझे तब याद नहीं आया था। फिर आवाज सुनाई दी, सर। ओ सर। दिल की जीत हुई। उसके आगे मेरे दिमाग का जोर नहीं चला। मददगार लड़की की मदद न करना इंसानियत नहीं है। उस वक्त न मुझे किसी भूत की चिंता थी, न किसी भूतनी की। इंदु यहां इस समय क्यों आई है, मैं यह जानने को उत्सुक था। अतः मैं हाथ में टार्च लेकर उठ खड़ा हुआ। दरवाजा खोलने से पहले एक दफे हिचका, फिर हिम्मत करके मैंने दोनों पल्लों को खोला। बाहर घना अंधेरा था। मुझसे 10 कदम की दूरी पर एक स्त्री खड़ी थी। उसकी नजर सामने वाली पहाड़ी की ओर थी। वह अंधेरे में न जाने क्या देख रही थी। मैंने आंखें फाड़कर उधर ही देखा जिधर वह स्त्री देख रही थी। मुझे सिवाय काली पहाड़ी के कुछ नजर नहीं आया। मैंने झिझकते हुए दरवाजे से बाहर कदम रखा। मेरे ऐसा करते ही वह बिना मेरी ओर देखे जंगल की ओर बढ़ गई। वह मुझे जो चीज दिखाना चाहती है वह शायद उधर होगा। ये सोचकर मैं जल्दी से गली में आया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह सड़क पर पहुंचकर बाईं ओर मुड़ी। लगभग 50 मीटर चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ी जिधर खेत थे। जंगल सड़क के पार था। वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ती रही। 2 खेतों को पार कर वह तीसरे खेत में कुछ क्षण रुकी। वह खेत अपेक्षाकृत छोटा था। उसके बीचों बीच पलाश का एक पेड़ था। वह उस पेड़ को एकटक देखने लगी, फिर वह उसके नीचे चली गई। रात के समय मुझे उस स्त्री का पीछा नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने किया। शायद मैं उस वक्त किसी के सम्मोहन के हवाले था। कोई शक्ति मुझे अपनी ओर बरबस ही खींच रही थी। मैं पेड़ के नीचे बेधड़क चला गया। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। मैं उसे इंदु समझे हुए था। वास्तव में वह कौन है तथा इस वक्त यहाँ क्यों आई है, मुझे यह सोचने की तब जरूरत ही क्या थी। हम दोनों के मध्य 3-4 कदमों का फासला था। तभी वह पेड़ के पीछे चली गई। मेरे हृदय की धड़कन एकाएक तेज हो गई। मैं बेचैन हो गया। मेरा मुख सूख गया। मुझे अपनी मूर्खता पर पछतावा होने लगा कि मैं इस तरह यहां तक क्यों चला आया। वह स्त्री पेड़ के पीछे थी। मैंने चाहा कि मैं वापस हो जाऊं। उसी समय मुझे हंसी सुनाई पड़ी। ये किसी स्त्री की हंसी थी जो पेड़ के ऊपर से आती हुई प्रतीत हुई। मैंने ऊपर देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वही स्त्री जिसके पीछे चलकर मैं वहां तक आया था, पेड़ पर एक मोटी शाखा पर बैठकर हंस रही थी। वह पेड़ पर कब और कैसे चढ़ी, यह मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। एक क्षण पहले वह पेड़ के पीछे गई और दूसरे ही क्षण पेड़ पर चढ़ गई। वह हंसती रही। मैं मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। एकाएक वह रोने लगी। मैंने पूछना चाहा कि वह रो क्यों रही है, परंतु मेरे कंठ से आवाज ही नहीं निकली। मैं उसे देखने के सिवाय कुछ कर न सका। रोते रोते उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह जोरों से हौंफने लगी। पेड़ पर एक रस्सी बंधी थी जिसे पकड़कर वह झूलने लगी, मानो झूला झूल रही हो। एकाएक उसने रस्सी को छोड़ दिया। वह सीधे मेरे ऊपर कूदी। मैं पीछे हटा और भूमि पर जा गिरा। वह मेरे सामने गिरी। एकाएक वहां तेज चमकदार हवा का गोला उठा। साथियों, मैं मिस्टर एक्स बीच में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। दरअसल अब तक आप दीपांशु के पर्सपेक्टिव से ये कहानी सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि दीपांशु मिश्रा के अंदर चंद्रा की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, मैं अब तक आपको दीपांशु के पर्सपेक्टिव से ही कहानी सुनाता आ रहा हूं। तो अगर आगे भी इसे उसी पर्सपेक्टिव में चालू रखा जाए तो अच्छा रहेगा। अब बस थोड़ा सा फर्क इतना होगा कि मैं आपको कहानी तो दीपांशु के पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा, लेकिन उसके अंदर होगी चंद्रा की आत्मा। तो जो कुछ भी घटनाएं घटित होंगी वो चंद्रा के साथ घटित हो रही होंगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। वह भयानक औरत जैसे ही मेरे ऊपर कूदी में भयभीत होकर पीछे लुढ़क गया। ऊपर से कूदने पर किसी वस्तु या भूमि से टकराने पर जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, वह नहीं हुई। मुझे एक क्षण के लिए हवा का खूब चमकता हुआ गोला दिखा जो तत्काल गायब भी हो गया। उस चमक के गायब होते ही मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। मुझे ठंड लगने लगी जो बढ़ती ही गई। मैं बुरी तरह से कांपने लगा।
जून के महीने में हाड़ कंपा देने वाली ठंड लगना कोई साधारण बात नहीं थी। मैं वहीं भूमि पर हाथ पैर समेटकर तथा घुटनों में अपना चेहरा रखकर बैठ गया। यह स्थिति काफी देर तक रही। जब ठंड दूर हुई तो मैं उठ खड़ा हुआ। वह औरत गायब हो चुकी थी। वह मुझे आसपास कहीं नहीं दिखी। मैं उसके संबंध में ज्यों-ज्यों सोचता गया त्यों-त्यों मेरी स्थिति विचित्र होती चली गई। मेरे मन में द्वंद्व छिड़ गया कि मैं कौन हूं। मैं दीपांशु मिश्रा हूं या कोई और हूं। एक क्षण पहले यह विचार आया कि मैं औरत हूं। दूसरे ही क्षण यह ख्याल आया कि यह कितनी बचकानी सोच है। मैं कोई औरत नहीं बल्कि पुरुष हूं। मेरा नाम दीपांशु मिश्रा है। नहीं, मैं बाल बच्चेदार औरत हूं। मेरा पति है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरा पति मुझे ढूंढता फिर होगा कि आखिर ये चंद्रा कहां गई। अब ये चंद्रा क्या बला है। मेरे मन के दूसरे कोने में आवाज उठी, मैं कोई चंद्रा नहीं। मैं औरत कैसे हो सकता हूं। मैं तो दीपांशु मिश्रा हूं। मुझे यह बिल्कुल भी पता नहीं कि यह सब क्या हो रहा था, क्यों तथा कैसे हो रहा था। धीरे धीरे दीपांशु मिश्रा हारने लगा। चंद्रा प्रबल होती गई। कुछ समय बाद मुझे केवल यही स्मरण रहा कि मैं ही चंद्रा हूं तथा मुझे इस समय यहां खेत में नहीं बल्कि अपने घर पर होना चाहिए, अपने पति तथा बच्चों के पास। यह ख्याल आते ही मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। नहीं चल पड़ी। सारा गांव भोर की नींद का आनंद ले रहा था। कोई कोई मुर्गा जागकर दूसरों को जगाने के लिए कुकड़ू कू की टेर लगा रहा था। मेरी निगाह कपिल के मकान की ओर गई। दरवाजा खुला था और कपिल घर पर नहीं था। मुझे गली से ही मकान का भीतरी हिस्सा दिखाई दे गया। ऐसा क्यों हुआ यह मालूम नहीं। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह दरवाजा खुला छोड़कर नदारद था। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा। इसके लिए मुझे उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं हुई। मैंने गली में खड़े खड़े ही हाथ बढ़ाकर दरवाजा बंद कर दिया। यह कैसे संभव हुआ। इधर मेरा ध्यान ही नहीं गया। इसके बाद मैं अपने घर की ओर चली। मेरे घर का दरवाजा बंद था। मेरी आंखें ठोस वस्तु के आर पार देखने में समर्थ थीं। मुझे दरवाजे तथा दीवार के उस तरफ की चीजें स्पष्टतया दिखाई दे रही थीं। मैंने देखा कि मेरा मर्द सोहन लाल खाट पर मजे से सोया पड़ा है। मेरे बच्चे घर में नहीं थे। न ललिता थी और ना ही ललित था। मेरा जी घबरा उठा। मेरे बच्चे कहां गए। मैं सोच में पड़ गई। एकाएक मेरी निगाह इंदु के ऊपर गई। वह कलमुही हमारे मकान के पीछे खलिहान में थी। इस समय वह अकेली न थी। उसके साथ वह कर्मजला श्यामलाल था। वे दोनों वहां अपना मुंह काला कर रहे थे। मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया। मैं उन्हें सबक भी सिखाती, परंतु उस समय मुझे अपने बच्चों की चिंता थी। मैं पहले उन्हें ढूंढना चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी ओर से अपना मुख दूसरी ओर फेर लिया। मैंने इंदु के मकान की ओर देखा। इसके साथ ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे दोनों बच्चे वहां सही सलामत थे। पहले मुझे ललिता दिखाई दी। वह अपनी ताई अर्थात मेरी जेठानी भागीरथी के साथ उसकी खाट में सोई थी। ललित तथा इंदु का भाई सुभाष दोनों एक साथ दूसरी खाट पर सोए हुए थे। यह देखकर मुझे कुछ अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैंने चाहा कि कुछ घंटे आराम कर लेना मेरे लिए सही रहेगा। मेरे घर के बाजू में बेर का एक पेड़ था। अभी बेर फलने का मौसम नहीं था, इसलिए कोई भी मुझे तंग नहीं करेगा। मैंने उसके ऊपर निश्चिंत होकर आराम करने का निश्चय किया। यह सोचकर मैं उसके नीचे गई। मुझे पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं हुई, केवल धीरे से उचकने की जरूरत थी। ऐसा करते ही मैं उसकी मोटी डाल पर पहुंच गई। वह डाली धरती से 10-12 फुट की ऊंचाई पर थी। मैं उस पर आराम से लेट गई। पूरब दिशा में जैसे जैसे लालिमा बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी पलकें नींद से भारी होती गई। धीरे धीरे बस्ती में जाग हो गई। लोग भाग अपनी प्रातःकालीन दिनचर्या में जुट गए। सूरज उगने के साथ ही मुझे यह बिल्कुल भी याद न रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। मैं नींद की गहराई में खो चुकी थी। अनेक मनुष्यों के लगातार बोलने की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने स्वयं को वृक्ष की एक मोटी डाल पर अधलेटा हुआ पाया। मेरा सिर उसके तने पर टिका था। चौंकने की वजह से मैं नीचे गिरते गिरते बचा। पेड़ के नीचे तथा आसपास 2500 की संख्या में स्त्री पुरुष तथा बच्चे थे। वे मुझे ताज्जुब से घूर रहे थे।
उनका ऐसा करना स्वाभाविक था। मैं स्वयं आश्चर्य के समुद्र में गोते लगा रहा था। मुझे अपने वहां होने का कोई भी कारण समझ नहीं आया। मुझे बाराकूचियां आए अभी 4 दिन भी नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ 4-5 लोगों के अलावा मुझे कोई जानता पहचानता भी नहीं था। पेड़ के नीचे भीड़ में इंदु थी, उसके माता पिता थे, उनके अलावा बदवारी और प्रहलाद थे जिन्हें मैं पहचानता था। मैं नीचे उतरने को हुआ तो इंदु चिल्लाई, सर धीरे। किसी ने कहा, इतना ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत थी? एक वृद्ध ने चिल्लाकर सवाल किया, बिस्तर में सांप बिच्छू थे क्या जो पेड़ को बिछौना बनाए हो? एक युवा ने कहा, दादाजी उन्हें यहां आराम ज्यादा होगा। एक बूढ़ी औरत कहने लगी, हाय राम राम, ऐसे दिमागदार मास्टर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। इंदु ने उसे तभी बताया था कि मैं कौन हूं और काम क्या करता हूं। जितने मुख उतनी ही बातें हो रही थी। मैं लज्जा से भरा हुआ सिर झुकाए उनका कटाक्ष सुनने को मजबूर था। पेड़ पर चढ़कर सोना यह किसी भले आदमी का काम नहीं हो सकता। मैं सफाई देने की हालत में नहीं था। मैंने नीचे उतरने में स्वयं को असमर्थ पाया। मैं गांव में पैदा हुआ तथा पला बड़ा था, इसलिए इतनी ऊंचाई पर चढ़ना उतरना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। परंतु इस समय स्थिति उलट थी। मेरी मानसिक दशा ठीक नहीं थी। मैं चकित होने के साथ साथ काफी शर्मिंदा भी था। मैं यहां पेड़ के ऊपर कब और क्यों आया ये मुझे जरा भी याद नहीं था। मुझे कुछ याद था तो यही कि मैं इंदु या उसके धोखे में किसी औरत के पीछे चलता हुआ मकान के पीछे की ओर एक खेत में पलाश वृक्ष के नजदीक गया था। वहां मैंने उस औरत को पेड़ पर झूला झूलते हुए देखा। एकाएक वह ऊंचाई से मेरे ऊपर कूद गई थी और मैं डर कर पीछे हटा। उसी समय तेज चमकदार ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर से टकराया था। इससे मैं ठंड से कांपता हुआ वहीं भूमि पर बैठ गया था। मुझे इतना ही याद था। इसके आगे क्या हुआ, मैं यहाँ पेड़ के ऊपर क्यों आया, मुझे कुछ भी याद नहीं था। इस समय मुझे इंदु के माता पिता से बड़ी सहायता मिली। उन्होंने सीढ़ी लगाकर नीचे उतरने में मेरी मदद की। मेरे सही सलामत नीचे उतर आने पर भी कोई मेरे पास नहीं आया। उन्होंने मुझे बीमार समझा या प्रेतग्रस्त समझा, मैं यह कह नहीं सकता। ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने के सबब से मुझे यह पूरा विश्वास था कि जिन्होंने भी मुझे पेड़ के ऊपर सोते हुए देखा था या सुना था, उन्होंने मुझे भूत प्रेत बाधा से पीड़ित मान लिया था। सुबह जागने के साथ ही जब मैं पेड़ के ऊपर ही था, तब से मुझे विचित्र अनुभव हो रहा था। न जाने मुझे यह क्यों प्रतीत हो रहा था कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरा अंग अंग किसी अदृश्य बंधन में बंधा हुआ है। मुझे अपने शरीर में यहाँ वहाँ मकड़ी के जाले के रेशे जैसा कोई पदार्थ लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। मैं उसे स्नान करने के बाद भी हटा नहीं पाया था। वह वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, केवल महसूस हो रही थी। मुझे कभी यह प्रतीत होता कि मेरे सिर के ऊपर कोई मौजूद है, कभी यह प्रतीत होता कि मेरे आंखों में जाला है, कभी कानों में सनसनाहट सी होती, तो कभी प्यास इतनी लगती कि 2-3 लीटर पानी इकट्ठे पीने के बावजूद वह बुझने का नाम न लेती। उस रोज मेरा भोजन इंदु के घर से आया था, जिसे लेकर उसकी मां आई थी। इंदु की मां का नाम भागीरथी था। वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि मैं बढ़िया नरम तथा गुदगुदे बिस्तर को छोड़कर पेड़ के ऊपर क्यों सोया था। मैं उसे क्या जवाब देता। मैं यह जानने के लिए बेताब था कि आखिरकार मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। कहीं मेरे परेशानी का सबब भूत प्रेत तो नहीं है। यह ख्याल आते ही मेरे पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। दोपहर बाद में मकान के बाहर बैठा था। उसी समय मुर्गी का पीछा करते हुए एक बड़ा सा लाल कलगी वाला मुर्गा मेरे सामने गली में आकर ठहरा। एकाएक मुझे यह इच्छा होने लगी कि मैं उसे कच्चा चबा जाऊं। मैंने बड़ी मुश्किल से स्वयं को ऐसा करने से रोका। मैं यहां पर यह स्पष्ट कर दूं कि मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी पूर्णतया शाकाहारी है। मुर्गे को कच्चा चबा जाने का विचार उत्पन्न होना मेरे लिए विस्मयकारी था। उस दिन मेरे मकान के सामने से लोगों की काफी आवाजाही रही। उनका आना जाना बेशक गली में था, परंतु उनकी निगाह मेरे ऊपर ही थी। मेरे ख्याल से जिन्हें मेरे पेड़ की डाल पर सोने की खबर देर से मिली थी, वे मुझे देखने के लिए गली में आना जाना कर रहे थे। जैसे जैसे दिन ढला, वैसे वैसे मेरी हालत विचित्र होती गई। मुझे रात वाली औरत याद आने लगी।
वह कौन होगी? मुझे लगता कि वह कोई और नहीं, मैं ही हूं। ये कैसे संभव है? मैं स्त्री कैसे हो सकता हूं? मेरे मस्तिष्क में द्वंद्व छिड़ गया। मुझे अपने आप से डर लगने लगा। मेरा हाथ बार बार अपने गले की ओर जाता। मैं अपनी सांसों को रोककर यह जानने का प्रयास करने लगता कि मैं जीवित हूं या नहीं। कभी मुझे लगता कि मैं पागल हो चुका हूं या फिर पागल होने की राह पर हूं। इसमें मजे और ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे उस मकान को या 12 कूचियां को छोड़कर दूसरी जगह या अपने स्त्री बच्चों के पास जाने का एक बार भी ख्याल नहीं आया। मुझे कभी यह प्रतीत होता कि मैं बरसों से यहीं रह रहा हूं। कभी यह विचार आता कि 12 कूचियां मेरा ससुराल है, यहीं मेरा परिवार रहता है। हवा के झोंके की तरह मुझे कभी किसी के शादी ब्याह की झलक दिखाई दे जाती तो कभी किसी अनजान मनुष्य का चेहरा दिखाई दे जाता। कभी लड़ाई झगड़े दृश्य तो कभी हाट बाजार का दृश्य आंखों के सामने कौंध जाता। ऐसा दृश्य पल भर के लिए ही दिखाई देता, दूसरे पल में अपनी वास्तविक दुनिया में लौट आता। सूर्यास्त होते होते मुझे यह याद न रहा कि मैं दीपांशु मिश्रा हूं तथा मुझे वहां हरगिज नहीं होना चाहिए था जहां मैं यंत्रवत जा पहुंचा था। वह स्थान था इंदु का घर। पीछे मुझे इंदु तथा उसकी मां ने मुझे मेरी हरकतों के बारे में बताया। तब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने ऐसा किया था। जो हुआ था मैं उसका वर्णन क्रमवार करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। उस वक्त मुझे यही याद रहा कि मैं वह नहीं हूं जो दिखाई दे रहा हूं, बल्कि मैं वह हूं जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहीं जाने लगा। मेरी चाल ढाल बदली हुई थी। स्त्रियां अपना आंचल मुंह में ठूंसकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रही थी। मेरी निगाह ललित पर गई। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मैं वहीं एक किनारे खड़े होकर खेल देखने लगी। थोड़ी देर बाद बच्चों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उनमें बहस होने लगी। इसी बीच मोनू ने ललित को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर सवार हो उसे मारने लगा। यह देख मैं गुस्से से भर गई। मैं उसे मजा छकाने के लिए गालियां देती हुई दौड़ी। मेरी आवाज स्त्रियों के जैसी थी। मेरा हाव भाव तथा भाषा चंद्रा के जैसी थी। मेरे उंगली हिलाते ही मोनू कांपने लगा। मैंने आगे बढ़कर ललित को गले लगाना चाहा। वह डरकर पीछे हटा तथा विस्फारित नेत्रों से मुझे घूरने लगा। मैं मोनू की ओर बढ़ती उससे पहले ही कई जोड़ी हाथों ने मुझे जकड़ लिया। मैं चीख उठी, अरे कमीनों, मेरे हाथ छोड़ो, देख नहीं रहे? वह करमजला मेरे बच्चे की छाती पर कैसे चढ़ा था। मुझे 3 आदमियों ने पकड़ रखा था। मैं मोनू को मजा चखाना चाहती थी। वीर सिंह ने पूछा, किसकी छाती पर चढ़ा था? वह हमारा पड़ोसी था। मैं चीख उठी, मेरे ललित के। वीर सिंह, छोड़ दे मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैंने उनकी ओर आंख तरेरते हुए कहा, बाबूलाल और दीनदयाल, तुम दोनों भी सोच लो। इतने में ही उनकी हालत खराब हो गई। वीर सिंह ने पूछा, तुम हमें कैसे जानते हो? ललित, तुम्हारा बच्चा कैसे हुआ? दीनदयाल मेरी बातों से बुरी तरह से घबरा गया। उसने मुझ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैंने बाबूलाल से हाथ छुड़ाकर वीर सिंह को दूर धकेला। वह कई फुट पीछे जाकर गिरा। बाबूलाल वहीं भूमि पर बैठकर अपनी उस कलाई को सहलाने लगा जिसे मैंने उमेटा था। मैं ताल ठोंक कर बोली, आओ, किसमें दम है? मुझसे मुकाबला करो। वे लोग मुझसे भयभीत हो गए। उनमें खुसुर फुसुर होने लगी। मैं आगे बढ़ी और ललित को अपने हृदय से लगा ली। इससे मुझे अपार शांति की अनुभूति हुई। मैं बड़े प्यार से ललित का सिर सहलाने लगी और वह आंखें फाड़कर मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में मेरे लिए पहचान का एक भी चिन्ह नहीं था। वह मेरी पकड़ से छूटना चाहता था। मेरी निगाह ललिता के ऊपर गई जो औरतों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे पुकारा, ललिता बेटी, मेरे पास आ। वह घबराकर भाग खड़ी हुई। मैंने बिना पीछे मुड़े ही देख लिया कि मुझ पर हमला होने वाला है। ललित का पिता और मेरा पति सोहन लाल मेरे ऊपर डंडे से वार करने वाला था। मेरे बच्चे को छोड़, कहते हुए उसने वार किया। मैंने डंडे के दूसरे सिरे को पकड़ लिया। फिर उससे बोली, ताज्जुब है ललित के बापू, तुमने भी मुझे नहीं पहचाना। उसकी आंखें भय तथा आश्चर्य से फटी जा रही थीं। औरतें मुझसे काफी दूर चली गई थी। ललित भी भागीरथी के पीछे जा छिपा। इंदु की दशा ऐसी थी मानो वह मूर्ति में बदल गई हो। तभी एक आवाज आई, मैं बताता हूं कि यह कौन है। सोहन को छोड़ और मुझसे बातें कर।
ऐसा कहते हुए अखंडादास मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी, न जानने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वह 12 कूचिया का जाना माना ओझा था। उसके बारे में यह मशहूर था कि उसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े भूत प्रेत पानी मांगने लगते थे। अखंडादास लगभग 60-65 बरस का हृष्ट पुष्ट वृद्ध था। उसकी कनपटियों में ही गिनती के बाल थे। बालों से रहित होने से उसका सिर काफी बड़ा दिखाई देता था। उसके बाएं कंधे पर मटमैला थैला तथा दाहिने हाथ में उसने अपनी विशेष लाठी पकड़ा हुआ था, जिसके ऊपरी सिरे पर रंग बिरंगे मनकों की लड़ियां लटक रही थी। वह मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर होठों में कुछ बुदबुदाने लगा था। मैंने कहा, अच्छा, ये तुम हो अखंडादास? आओ आओ, तुम्हारी ही कमी थी। उसने हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूं क्या? ये कहते हुए मैंने डंडे से अपना हाथ हटा लिया। सोहन डरकर कई हाथ की दूरी पर जा खड़ा हुआ। अखंडादास कोई मंत्र पढ़ रहा था। वह शायद मुझे बांधना चाहता था। मैं हंसने लगी उसकी बचकानी कोशिशों पर। मुझे अपनी कलाइयों तथा पैरों पर कोई रस्सी या धागा लिपटता हुआ महसूस होता। मेरे हंसने मात्र से वह झलकर राख हो जाता। उसने बहुत कोशिश की मगर मुझे बांध नहीं सका। आखिरकार उसने बाबूलाल वगैरह से कहा, इससे काम नहीं चलेगा, मुझे अनुष्ठान करना होगा, तब ये काबू में आएगी। इसे सोहन के घर ले चलो। वे मुझे मेरे ही मकान में ले जाना चाहते थे। मेरे लिए इससे अच्छी दूसरी बात और क्या हो सकती थी। मैंने उनके साथ जाने में कोई उदंड नहीं किया। मुझे सोहन के सामने बैठाया गया। उसने मेरे चारों ओर एक रेखा खींच दिया। मुझे हंसी आ गई। यह अखंडादास भी ना बिल्कुल सठिया गया है। यह मुझे ही परेतिन समझ रहा है। ठहर जा बच्चू, तुझे वो मजा चखाऊंगी कि ओझाई करना भूल जाएगा। मैं खामोशी से उसकी क्रियाकलापों को देखने लगी। मकान के बाहर 50 मनुष्य इकट्ठे हो चुके थे। उन्हें यह जिज्ञासा थी कि नए मास्टर सचमुच किसी भूत के चंगुल में है या वह किसी मतलब से नाटक कर रहा है। अखंडादास ने होठों में कुछ बुदबुदाते हुए मेरे सामने एक नारियल, 4 नींबू, जरा सा बंधन, काले रंग की कांच की 4 चूड़ियां, काले रंग के फीते का एक टुकड़ा तथा पान सुपारी रखा। उसने अगरबत्तियां सुलगाईं और उन्हें नारियल पान सुपारी के ऊपर दाइएं बाइएं फिराने लगा। वह अपने सिद्ध प्रेत का आह्वान कर रहा था। मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ। अगरबत्तियों का धुआं धीरे धीरे कमरे में भर गया। मेरी आंखों में जलन सी होने लगी। उसकी हरकतों से मेरा क्रोध बढ़ता गया। मैं अकड़ कर बैठ गई। मैं मन ही मन हंसी। ले, तुझे जो आता है वह कर ले। अरे मैं परेतिन हूं तो डरूं, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तेरा कान न काट लूं तो कहना। अखंडादास के आजू बाजू 2 लोग बैठे थे जो उसके चेले थे। एक नारायणमल था और दूसरा गीगाराम। मेरा मर्द उनसे कुछ हटकर दरवाजे के पास सहम कर बैठ गया। उसके पीछे इंदु तथा उसके माता पिता थे और वह बुढ़िया काकी भी थी जो सुबह खूब बढ़ चढ़ कर बोल रही थी। इस समय वे खामोश थे। उनका पूरा ध्यान अखंडादास द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों पर था। अखंडादास ने एक नींबू हाथ में लिया, उस पर कोई मंत्र फूंका, फिर चाकू से उसके 2 टुकड़े करने के बाद मुझसे पूछा, तू कौन है? मैं चुप रही। उसने सवाल दोहराया, बोल, तू कौन है? यह भी कोई सवाल था? तू कौन है? यह भी कोई पूछने वाली बात थी। 20 बार मेरे हाथ की बनी चाय पी चुका आदमी मुझसे पूछ रहा था, तू कौन है? उस पाजी ने मेरे बालों की ओर हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, ऐ अखंडादास, अपनी औकात में रह, वरना। उसने कहा, क्या वरना? लेकिन वह तथा उसके दोनों चेले चौंक उठे। एक परदेशी को अखंडादास का नाम मालूम होना उनके लिए हैरत की बात थी। उसने सवाल किया, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारी 7 पुश्तों को जानती हूं। उसने दूसरा नींबू हाथ में लेते हुए सवाल किया, जानती हो? इसका मतलब है तुम कोई औरत हो। तुमने बेचारे मास्टर को क्यों पकड़ा हुआ है? मैंने कहा, अच्छा, उस घुसपैठिए की बात करते हो? उसने कहा, सवाल के बदले सवाल मत कर, मुझे जवाब दे। मैंने कहा, क्यों जवाब दूं? मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूं? अखंडदास बोला, तुम कौन हो और बेचारे मास्टर के पीछे क्यों पड़ी हो? मेरे मुख से निकला, वह मेरा घर है। वह मेरे घर में किस अधिकार से रहता है? अखंडादास ने कहा, वह बिमल बाबू का मकान है
उन्होंने मास्टर को रखा है, तू छोड़ बेचारे को। मैंने कहा, बकवास बंद कर अखंडा दास। ये कहते हुए मैंने चाहा कि बाकी के दोनों नींबुओं को उठाकर बाहर फेंक दूं, क्योंकि मेरी इच्छा उन्हें देखते रहने की हो रही थी। इसके अलावा वह उन्हें चाकू से काटता तब मैं स्वयं को थोड़ा कमजोर महसूस करती। जैसे ही मैंने उन्हें छूना चाहा, उसने उन्हें अपने हाथों से ढंक लिया और बोला, तो तुम बाज नहीं आओगी? मैं कह देता हूं कि तू मास्टर को छोड़ और यह बता कि तू कौन है और चाहती क्या है। इतना तो मैं समझ गया कि तू औरत जात है। मैंने कहा, तू बैठा समझता रह में चली। ऐसे कैसे चली जाएगी? इतना कहकर उसने दोबारा मंत्र बुदबुदाना आरंभ किया। मेरी निगाह अखंडा दास के चेले गीगाराम के ऊपर गई। मैंने उसे विचित्र हालत में देखा। उसके चेहरे पर कठोरता तथा क्रूरता झलकने लगी। धीरे धीरे वह झूमने लगा। मैं समझ गई वह अपने वीर को बुला रहा है। गीगाराम की मुखमुद्रा भयानक हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। उसका बदन भट्टी की तरह गर्म था। उसने एक उंगली से मुझे छुआ। इतने में ही मेरी चीख निकल गई। अखंडा दास कहने लगा, बाजा, मेरा कहा मान, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मुझे उसके ऊपर बेहद गुस्सा आया। अरे जा, बड़ा आया भस्म करने वाला, बाप की जागीर समझे हो क्या, मुझे भस्म करेगा। उसने गीगाराम को आदेश दिया कि वह मुझे पकड़े। वह मेरी ओर बढ़ा। वह मुझे छू भी पाता इससे पहले ही मैं हवा में उड़ गई। मेरा लक्ष्य वह पेड़ था जो मेरा ठिकाना था। साथियों, मैं मिस्टर एक्स। अब दीपांशु के शरीर से वो आत्मा बाहर निकल चुकी थी। तो आगे दीपांशु के पर्सपेक्टिव से कहानी सुनिए। अनेक मनुष्यों के एक साथ बोलने की आवाज से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने स्वयं किसी मकान में पाया। मेरे सामने धोती कुर्ता पहना हुआ एक वृद्ध मौजूद था। उसके कंधे पर लाल गमछा था। उसका सिर कनपटियों को छोड़कर लगभग केश रहित। मेरे सामने अजीबोगरीब चीजें रखी थीं। कमरे का वातावरण रहस्यमय था। मैं उस समय थकावट अनुभव कर रहा था। मुझे यह प्रतीत हो रहा था कि मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं। मुझे होश में तथा चकराया हुआ देखकर वह वृद्ध मुझसे बोला, अब कैसे लग रहा है मास्टर? मेरे मुख से निकला, थकावट। पर आप कौन हैं? मैं यहां क्यों हूं? वह वृद्ध मुस्कुराया। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजे के पास बैठे हुए भयभीत आदमी को देखा। वह सोहन था। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। वह वृद्ध उससे बोला, सोहन, यह परितिन बहुत जबरदस्त है। यह सहज में पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसके लिए मुझे विशेष अनुष्ठान करना होगा। उसके पिता ने कहा, अखंडा दास जी, आप अनुष्ठान करें, खर्च की परवाह न करें। अखंडा दास ने कहा, ज्यादा खर्च नहीं आएगा प्रेमाराम। केवल एक काला मुर्गा तथा 2 बाटल देशी शराब की व्यवस्था करो। मैं यही अनुष्ठान करूंगा। इसके बाद वह मुझसे मुखातिब हुआ और बोला, मास्टर, मैं अखंडा दास हूं। ये दोनों मेरे चेले बाबूलाल तथा गीगाराम हैं। तुम यहीं मेरे सामने रहो जब तक मेरा अनुष्ठान पूरा न हो जाए। मैंने उससे प्रश्न किया, पहले ये बताइए, मैं यहां क्यों हूं? मुझे यहां कौन लाया है? मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। उसने कहा, धीरज रखो मास्टर, सब समझ जाओगे। फिर वह अपने चेलों से बातें करने लगा। उस वक्त मैं अपने पूरे होशो हवास में था। वहां के हालात देखकर मैं इतना समझ चुका था कि अखंडा दास ओझा है तथा यह मेरी झाड़ फूंक कर रहा है। नगरीय तथा महानगरीय चकाचौंध से दूर गांवों में आज भी कोई बीमार होता है तो ग्रामीणों को सबसे पहले यही संदेह होता है कि यह प्रेत बाधा से पीड़ित तो नहीं है। अधिकांश मामलों में पहली चिकित्सा ओझा ही करता है। डॉक्टर, वैद्य, हकीमों का नंबर इसके बाद आता है। पिछले 2 दिनों से मेरी हालत खराब थी। मैंने बुरे तथा डरावने सपने देखे तथा उस रहस्यमयी औरत को देखा था। उसके बाद से ही मुझे कुछ कालखंडों की अपनी गतिविधियों का याद न रहना विचित्र बात थी। शाम तक मैं अपने घर में था। मैं सोहनलाल के घर में कब तथा क्यों आया, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों ने मुझे बाद में अवगत कराया था। अखंडा दास किसी अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। उस समय मुझे केवल यह महसूस हो रहा था कि मैं अदृश्य किंतु मजबूत रस्सी के द्वारा बंधा हुआ हूं। अलबत्ता मेरे सिर का भारीपन तथा कानों में होने वाली सनसनाहट दूर हो चुकी थी।
वांछित सामग्रियां उपलब्ध हो जाने पर अखंडादास तथा उसके दोनों चेले अपने काम में जुट गए। यह एक विभत्स अनुष्ठान था। अखंडादास किसी औरत को पुकारने लगा। यह औरत कहीं वही तो नहीं जिसे मैं जानता था। आखिरकार धीरे धीरे नींद से मेरी आंखें बोझिल होने लगी। मैंने इसका कारण धीमा प्रकाश, रहस्यमय वातावरण, सुलगते कंडों तथा अगरबत्तियों के धुएं माना। जैसे जैसे अखंडादास का अनुष्ठान आगे बढ़ा, वैसे वैसे मैं वहां से दूर होता चला गया। मेरे कानों में दिन के समय मामूली तौर पर गूंजने वाली मक्खियों, मच्छरों के भिनभिनाहट जैसी आवाज दोबारा तेज सुनाई देने लगी। मेरे आसपास की चीजें लगातार धुंधली होने लगी। अखंडादास तथा उनके दोनों चेलों का चेहरा मुझसे दूर होता गया। एकाएक उसकी बुदबुदाहट भी सुनाई देनी बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। साथियों, मैं मिस्टर एक्स। अब जैसे जैसे वो अनुष्ठान आगे बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे दीपांशु अपने आप से दूर होता जा रहा था और उसके शरीर पर उस आत्मा का कब्जा होता जा रहा था। तो अब आगे उस आत्मा के पर्सपेक्टिव से एकाएक मेरी तंद्रा भंग हुई। मुझे गाने की आवाज सुनाई दी। कोई मुझे गीत गाकर बुला रहा था। कौन होगा? मैं इस समय कहीं नहीं जाने वाली। मुझे झूला झूलने में बेहद मजा आ रहा था। मैं पींगे बढ़ाने की कोशिशें करती, परंतु रस्सी थोड़ा आगे जाकर एक ही स्थान पर गोल गोल घूमने लगती थी। मैंने महसूस किया कि कोई मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं झल्ला उठी। उसी समय मेरे नथुनों में अजीब सा कसैला बदबूदार धुआं टकराया। यह धुआं आनंददायक न होकर मेरी बेचैनी बढ़ाने वाली थी। मैंने अपनी आंखें खोली। ओह, तो यह अखंडादास है। अभी भी मेरे घर में जमा हुआ है। वह धुएं के बीच बैठा था। आग के पास सिर कटा मुर्गा पड़ा था। वह तथा उसके दोनों चेले शराब पी रहे थे। मुझे उसकी शराब की गंध भली मालूम हुई। इससे मुझे धूप तथा अगरबत्तियों के दुर्गंध से थोड़ी राहत मिली। धूप तथा अगरबत्तियों का धुआं मुझे खींच रहा था मेरे घर की ओर। मैं ना चाहते हुए भी उधर खींचती चली गई। मैं अखंडादास के सामने जाकर बैठ गई। मैं यह जानना चाहती थी कि वह मुझे परेशान क्यों कर रहा है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देता। उसने मुझे यदि अकारण बुलाया होगा तो उसकी खैर नहीं। उसने आग में थोड़ी सी शराब डाली। धुएं का गुब्बार उठा। वह नथुनों से होता हुआ मेरे दिमाग तक जा पहुंचा। यह धुआं मुझे मजेदार लगा। मैं समझ गई वह मुझे शराब पिलाकर अपना मतलब निकालना चाहता है। उसने 2-3 दफे आग में शराब डाली। हर बार मैंने ढेर सारा धुआं सूंघा। इससे मैं मदहोश हो गई और झूमने लगी। मुझे झूमता देख वह हंसा। उसने सिर कटा मुर्गा आग के पास रखा, फिर बोला, यह तुम्हारे लिए है, अगर मेरे थोड़े से सवालों का जवाब दो तब। मैंने कहा, अखंडादास, तुम मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? वो बोला, परेशान में नहीं, तुम कर रही हो। मैंने कहा, मैं परेशान कर रही हूं? किसे और तुम्हें? वो बोला, नहीं, मुझे नहीं, तुम इस मास्टर को परेशान कर रही हो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, इसने मेरी नींद खराब की। इसने मेरे आराम में खलल डाला। इसने मेरे मकान पर कब्जा किया है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अखंडादास ने कहा, तुम्हारा मकान? मैंने कहा, हां, मेरा मकान। प्रसाद सेठ ने वह मकान मुझे दिया है। वह मेरा है। क्यों दिया था बताओगी? मैंने कहा, क्यों बताऊं? तुम्हारी गुलाम हूं क्या? वो बोला, मर्जी तुम्हारी। न बताओ। यह तो बता सकती हो कि तुम कौन हो। मैं हूं। मैं कौन? क्या तुम चंद्रा हो? मैं चुप रही। वो बोला, बोल, तू चंद्रा है या कोई और है? पर मैं चुप रही। वो फिर बोला, तू चंद्रा है ना? हां। तो तू क्या चाहती है? तू मेरा पीछा छोड़ दे। छोड़ दूंगा। तो छोड़ना। उससे पहले मेरे सवालों का जवाब दे। पूछ, एक सवाल का जवाब दूंगी। तो बता, तू प्रेतनी क्यों हुई? तेरे मुंह में खाक अखंडादास। मैं नहीं, तेरी अम्मा प्रेतनी, तुम्हारी बुआ प्रेतनी। और अखंडादास चीख कर बोला, बस कर, मेरे सवाल का जवाब दे। मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। मैं चुप रही। बता, जल्दी बता, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं हाथ नचाकर बोली, अरे जा, आया बड़ा जलाने वाला। कभी अपना मुंह देखा है शीशे में? रात का तीसरा पहर शुरू हुआ। इस समय मैंने अपने को बेहद ताकतवर अनुभव किया। मैं इस वक्त अखंडादास का घेरा तोड़ सकती थी, जो उसने मेरे चारों ओर खींचा हुआ था।
यदि मैं इस समय जाना चाहूं तो वह मुझे नहीं रोक पाएगा। कुछ कहने या करने का मौका दिए बिना मैं हवा में ऊपर उठी और पलक झपकते ही मैं अपने पलाश वृक्ष के ऊपर जा बैठी। मेरे सामने छोटी सी रस्सी बंधी थी। मुझे झूला झूलने की इच्छा हुई। मैंने उसे अपने गले में डाला और गोल गोल झूलने लगी। साथियों, मैं मिस्टर एक्स। अब दीपांशु के शरीर को वो आत्मा छोड़कर निकल चुकी थी, तो अब आगे की कहानी दीपांशु पर्सपेक्टिव से। मैं सुबह देर से जागा। सोहनलाल मेरे जागने की प्रतीक्षा कर रहा था। अखंडा दास ने प्रेतनी को दोबारा बुलाने का बहुत प्रयास किया था, किंतु वह अपने उद्देश्य में कृतकार्य नहीं हुआ, अतः वह हार मानकर लौट गया। जाते जाते वह प्रेमाराम तथा सोहनलाल को ताकीद कर गया कि सनद रहे, वह प्रेतनी बहुत ताकतवर है, उसे भगाना मेरे वश में नहीं है। आप लोग मास्टर साहब को उस मकान में न जाने दें और ना ही इन्हें अकेला छोड़े। आप लोग इस मामले की खबर इनके परिवार के अलावा छोटे प्रसाद को भी कर दें। इन्हें कहीं और दिखाएं और सुलाएं, वरना पता नहीं वह इनका क्या हाल करेगी। अखंडा दास के सलाह के अनुसार सोहनलाल ने मुझे कपिल प्रसाद वाले मकान में नहीं जाने दिया। वह मेरे बगल में खाट डालकर सो गया। अखंडा दास द्वारा झाड़ फूंक करने का मुझे एक लाभ यह हुआ कि मुझे अपनी वास्तविक समस्या समझ में आ गई तथा कुछ समय की घटनाएं मुझे याद क्यों नहीं रहती यह भी मालूम हो गया। मैं प्रेत बाधा से पीड़ित हूं। यह जानकर मैं कितना भयभीत हुआ उसे शब्दों में बयान कर पाना बेहद मुश्किल है। मुझे उससे छुटकारा कैसे मिलेगा, कहां जाऊं और किससे मिलूं, यह मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ हुआ तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, यह सोचकर ही मेरी दशा पागलों जैसी हो जाती थी। मैंने जैसे ही प्रेतनी के बारे में सोचा वैसे ही मुझे विचित्र अनुभव हुआ। मेरे आसपास की हवा एकाएक गर्म हो गई। मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। इसी के साथ क्रोध से मेरे नथुने फड़कने लगे। मैं डर गया और उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अपना ध्यान इधर उधर लगाया। इससे मुझे फौरन ही आराम महसूस हुआ। सोहनलाल की नजर मेरी गतिविधियों पर थी। उसने मुझे भयभीत होते देख लिया था। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। मैं ठीक हूं, यह देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। मैं उसकी मनोदशा समझ सकता था। उसकी पत्नी मरकर मुक्त नहीं हुई है तथा प्रेत योनि में दुख भोग रही है। यह जानकर उसे बहुत धक्का लगा था। सोहनलाल की पत्नी भयंकर प्रेतनी हो चुकी है तथा वही मास्टर दीपांशु मिश्रा को सता रही है। यह खबर परिवार के अलावा अखंडा दास तथा उसके दोनों चेलों को झांत था। बाकी लोगों को यही पता था कि मास्टर को बाराकूचिया के भूत प्रेत सता रहे हैं। क्यों, यही जानने का प्रयास हो रहा है। प्रेमाराम ने रुद्र प्रसाद को तथा मैंने सोहनलाल वगैरह के बहुत कहने पर अपने पत्नी तथा भाई को तबीयत खराब होने की बात कही तथा उन्हें तुरंत बाराकूचिया आने को कहा। उन्हें फोन के द्वारा असल बात बताना उचित नहीं था। दोपहर होते होते मेरा परिवार बाराकूचिया आ गया। रुद्र प्रसाद भी खबर मिलते ही सारा काम छोड़कर सुबह ही आ गए थे। मैंने पल्लवी को इतनी चिंतित पहले कभी नहीं देखा था। उसे तथा कुंदन को यह जानकर थोड़ी तसल्ली हुई कि सोहनलाल तथा प्रेमाराम का परिवार पहले से ही मेरी हर संभव मदद कर रहा है। बाराकूचिया से 20 किलोमीटर दक्षिण में घोरालिंग नामक गांव स्थित है। वहां का चांडिलनाथ बड़े बड़े भूत प्रेतों को अपने वश में करके बोतलों में बंद कर चुका है। आप इन्हें एक दफे उन्हें दिखाइए, शायद ये ठीक हो जाए। प्रेमाराम को यह खबर उस युवती से मिली जिसका मायका घोरालिंग में था। चांडिलनाथ ने बहुत प्रयास किया कि प्रेतनी उसके सम्मुख उपस्थित हो, परंतु चंद्रा की प्रेत वहां हाजिर नहीं हुई। 2 दिनों में मुझे 10 ओझा गुणियों को दिखाया गया, मगर कोई लाभ न हुआ। मेरी पत्नी तथा बच्चे डरे तथा सहमे हुए थे। बच्चे को मेरे निकट आने से कतराने लगे थे। मुसीबत आने पर आदमी उससे छुटकारा पाना चाहता है, वह भी जल्द से जल्द। उस वक्त आदमी यह विचार नहीं करता कि मुसीबत से छुटकारा पाने का उसका तरीका कैसा है। वह तरीका विज्ञान सम्मत है अथवा बनी बनाई या सुनी सुनाई है। ऐसा नहीं कि मेरा इलाज सिर्फ ओझा गुनियों तक सीमित थी। उन्होंने मुझे शहर के मनोचिकित्सक को भी दिखाया, जिन्होंने मुझसे अनेक सवाल किए। मैंने जवाब दिया। उन्होंने अपने ढंग पर जांच की
तथा संतुष्ट होकर कहा, ये मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। उन्होंने कुछ दवाइयां दी। मुझे प्रत्यक्षतः कोई रोग नहीं था। मेरी दिनचर्या में फर्क आया था तो इतना ही, अचानक मेरे कानों में तेज सनसनाहट होने लगती, तो कभी मैं अपने बदन पर मकड़ी के जाले का रेशा लिपटा हुआ महसूस करता। वे सिर्फ महसूस होती, दिखाई नहीं पड़ती थी। मुझे एक पल के लिए पलाश का पेड़ तथा उसके ऊपर झूलती हुई वह औरत जो चंद्रा की प्रेत थी दिखाई दे जाती। इससे मैं पसीना पसीना हो जाता तथा मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार सिर उठाता। ये खौफनाक विचार 12 कूचियां छोड़ने के बाद से बल पकड़ा था। मुझे इसे पल्लवी से छिपाना उचित नहीं प्रतीत हुआ। जिस समय वह प्रेतनी प्रबल होती है उस समय मेरा अपने ऊपर नियंत्रण कहाँ रहता है। उस समय वह मुझसे अपने इच्छानुसार कार्य कराती थी। यही कारण था कि मुझे थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। इन दिनों मेरे खान पान में काफी अंतर आया था। मुझे चटपटी तथा तेज मिर्च मसाला युक्त भोजन तथा खाद्य सामग्रियां पसंद आने लगी थी। मैं मांसाहार को लालायित था। सयानों का विचार था कि ऐसा प्रेतनी की वजह से हो रहा है। रामगढ़ी की पहाड़ी पर हनुमान जी का चमत्कारी मंदिर है। वहां जाने पर प्रेत बाधा तथा तंत्र बाधा से पीड़ित मनुष्य को लाभ होता है। यह समाचार मिलने पर पल्लवी ने मुझे वहां ले जाने का निश्चय किया। वहां मंगलवार तथा शनिवार को जाने पर विशेष लाभ होता है। मंगलवार 2 दिन बाद था, अतः मंगलवार को रामगढ़ी की यात्रा की तैयारियां होने लगी। कुंदन ने फोन द्वारा रुद्र प्रसाद तथा सोहनलाल को भी रामगढ़ी की यात्रा के संबंध में सूचित कर दिया था, ताकि वे अगर वहां की यात्रा करना चाहें तो तैयारियां कर लें। हमारे शहर से रामगढ़ी उत्तर की ओर लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है। यह सुंदर तथा मनोरम स्थल है। मुख्य मार्ग से दूर होने से यहां तक पैदल अथवा अपने वाहन से ही पहुंचा जा सकता है। पल्लवी ने मुझे रामगढ़ी की यात्रा के संबंध में कुछ नहीं कहा था। इस संबंध में मुझे मंगलवार को सुबह तब पता चला जब किराए की बोलेरो दरवाजे पर आ लगी। इस समाचार का मुझ पर विपरीत असर हुआ। मेरा एकाएक बदन धड़धड़ाने लगा। मैं पसीना पसीना हो गया। पलक झपकते ही गुस्सा मेरे सिर पर सवार हो गया। मैंने चीख कर कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब तक उन्हें यह समझ आ चुका था कि यह प्रेतनी है जो हनुमान जी के सामने नहीं जाना चाहती है, इसलिए इतना बखेड़ा कर रही है। मैंने गाड़ी में सवार होने से पहले काफी बावेला मचाया था। मैं गाड़ी सीधे सीधे सवार नहीं हुआ, मुझे जबरन बैठाया गया। मैं रास्ते भर गाड़ी से नीचे उतरने और कूदने का प्रयास करता रहा। यह सब मुझे पीछे मालूम हुआ था। राम राम करके यात्रा पूरी हुई। वाहन से उतरकर मैंने भागने का आखिरी प्रयास किया। मेरे साथी चौकन्ने थे। उन्होंने मुझे भागने नहीं दिया। सामने छोटी सी पहाड़ी थी। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां थी। मैंने जैसे ही पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मेरे वहां से जाने अथवा भाग खड़े होने की इच्छा जाती रही। मैं मजे से सीढ़ियां चढ़ने लगा। भगवत भजन पूजन आदि के लिए क्या सोमवार और क्या शुक्रवार, 7 दिन एक समान है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में यह मान्यता बदली है। यह कलयुग है। जो पहले कभी न हुआ वह कलयुग में हो रहा है। कलयुगी मनुष्यों ने देवी देवताओं को भी दिनों में बांट रखा है। रविवार को सूर्य अथवा रामकृष्ण, मंगलवार तथा शनिवार को हनुमान, बुधवार को गणेश, गुरुवार को लक्ष्मी नारायण, शुक्रवार को देवी मां तथा शनिवार को शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए। ऐसी सोच कलयुगी भक्तों की हो चुकी है तथा इसी तरह का व्यवहार भी देखने में आ रहा है। रामगढ़ी में भी यही बात थी। मंगलवार होने से वहां भक्तों तथा दर्शनार्थियों का पर्याप्त संख्या थी। पहाड़ी के नीचे पूजा सामग्रियों की 2-4 दुकानें थीं। हनुमान जी के लिए लड्डू तथा पूजन की सामग्रियां कुंदन ले आया। मेरी पत्नी पल्लवी तथा पुत्री मोनिका ने मेरा एक एक हाथ पकड़ रखा था। कुंदन मेरे आगे तथा रुद्र प्रसाद, सोहनलाल तथा प्रेमाराम मेरे पीछे थे। उन्हें यह भय था कि मैं कहीं भाग ना जाऊं, इसलिए वे सब मुझे घेरे हुए चल रहे थे। वह स्थान कितना मनोरम है यह मैंने वापसी की यात्रा में देखा। 120 सीढ़ियां चढ़ने बाद हम लोग ऊपर पहुंचे। मंदिर के भीतर ज्यादा जगह न थी। पुजारी के अलावा वहां 5-6 लोगों के बैठने लायक ही जगह थी, इसलिए दर्शनार्थी बाहर कतारबद्ध होकर
अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ वहाँ पेड़ों की छाया में बैठकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण आदि का पाठ करने में लगे थे। मंदिर के मुख्य पुजारी गिरिजा प्रसाद तिवारी 45-50 की अवस्था के थे। उनके चौड़े मस्तक पर वैष्णव तिलक शोभायमान थी। वे लाल कुर्ता तथा पीली धोती में बेहद प्रभावशाली प्रतीत हो रहे थे। कुंदन ने उन्हें अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। वे प्रेत बाधा से पीड़ित मनुष्य का उपचार दोपहर में करते थे, अतः उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। दोपहर होते तक इक्का दुक्का दर्शनार्थी ही रह गए। पुजारी जी ने हमें मंदिर के भीतर बुलाया। वहां हनुमान जी की भव्य आदमकद दक्षिणमुखी प्रतिमा विराजमान थी। उनके बाएं हाथ में द्रोणागिरी को तथा दाएं हाथ में गदा सुशोभित था। मुझे पुजारी जी ने अपने सामने बैठाया। मेरी दाईं ओर हनुमान जी की प्रतिमा थी। बाकी लोग मेरे बाईं ओर मुझसे कुछ हटकर बैठ गए। पुजारी जी ने किसी से यह भी नहीं पूछा कि मुझे क्या कष्ट है। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में रखे फूलों में से एक को उठाया तथा उसका स्पर्श मेरे मस्तक तथा नेत्रों से कराकर भूमि में रखा। इसके साथ ही वे कोई मंत्र अथवा चौपाइयां गुनगुनाने लगे। मैं चुपचाप बैठा था। मुझे यह बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैं पंडित जी को देखने लगा। वे सिर को दाएं बाएं हिलाते हुए मंत्र पाठ करने लगे। एकाएक उनका चेहरा धुंधला होने लगा। मैं उनसे दूर जाने लगा। मुझे किसी गहरे अंधकूप में गिरने का एहसास हुआ। यह स्थिति थोड़ी ही देर रही। इसके बाद खामोशी छा गई। साथियों, मैं मिस्टर एक्स। हनुमान जी के मंदिर के अंदर पुजारी के द्वारा किए गए प्रयास के बाद चंद्रा की आत्मा दोबारा दीपांशु के शरीर में हावी होने लगी थी। अब आगे की स्टोरी चंद्रा के पर्सपेक्टिव से। वह भरी दोपहरी थी जब मेरी नींद खुली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी नींद टूटने की बड़ी वजह भयानक शोर था। कोई गला फाड़कर चीख रहा था। मैं गुस्से से भर गई। मैंने उसे सबक सिखाना चाहा। मैंने देखा वह मेरे सामने बैठा है तथा होठों में कुछ बुदबुदा रहा है। उसने प्रतिमा के पास से एक फूल उठाया और उसे मेरे माथे से लगाया। मेरी चीख निकल गई। वह फूल बेहद गर्म था। हटाओ इसे। ओहो, जल गई। मायरी, ओहो, हटा इसे। उस मनुष्य के ऊपर मेरी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। वह पहले की तरह मंत्र पढ़ता रहा। मैं हाय हाय करती रही। उसने लौटे में से थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में लिया तथा उसे मेरे ऊपर छिड़क दिया। मैं तड़प उठी। लगा मेरे बदन में आग लग चुकी है। मैं चीखने लगी, हाय छोड़ दो मुझे, जली रे, हाय मैया, आग, छोड़ो, जाने दो मुझे, हाय आग, मर गई। मेरे सामने बैठे मनुष्य ने कहा, छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मैंने कहा, पूछो, लेकिन पहले ये आग, मैं जल जाऊंगी, हाय छोड़ दो। उसने कहा ना, छोड़ दूंगा, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं कौन हूं? मैं हूं। मैं कौन? मैं चंद्रा। कौन चंद्रा? 12 कूचियां की, सोहन लाल की लुगाई। अच्छा, तुम इस बालक को क्यों सता रही हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं। तो ये मेरे बिस्तर में सोया क्यों? तुम्हारे बिस्तर में? हाँ, मेरे कपिल के। हाय, अब तो छोड़ दो, हाय जली रे। शांत बैठो और जवाब दो। कपिल कौन? मेरा मालिक, कपिल सेठ। तुम उसे चाहती थी? हाँ, और वो भी मुझे बहुत चाहते थे। वह मकान उन्होंने मुझे दिया है। क्यों? मेरी सेवा से खुश होकर। तुम इस योनि में कैसे आ गई? मैं कपिल सेठ पर फिदा हो गई हूं। इस बात का शक मेरे मर्द को पहले से ही था। उस रोज उसने हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? मेरे मर्द ने कपिल सेठ को खूब भला बुरा कहा। वे बेचारे सर नीचा करके सब सुनते और सहते रहे। उसने मुझे खूब मारा पीटा और कहा, मुझे अपना मुख मत दिखाना, जा अपने कपिल के पास। यह कहकर उसने मुझे आधा रात को घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं कपिल के घर गई, उन्हें खूब आवाज दी, मगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। फिर मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। प्रेम के चक्कर में ना इधर की रही और ना उधर की रही। मुझे वहीं कपड़े सुखाने वाली रस्सी मिल गई। मैं कपिल सेठ के मकान के पीछे खेत में गई और पलाश की डाल में रस्सी बांधकर झूल गई। फिर मैं कपिल से मिलने गई उसके घर।
अच्छा, उसने क्या कहा? कुछ नहीं। वह मुझे देखते ही डर गया और जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह मुझे नहीं मिला। अच्छा, अब चाहती क्या हो? मुझे छोड़ दो और हाँ, इंदु की शादी श्यामलाल से कर दो। मैंने दोनों को देखा है। नहीं करोगे तो उसे भी पेड़ पर लटकना पड़ेगा। तुम प्रेत क्यों बनी? पहले मर गई इसलिए, आत्महत्या की इसलिए। हाँ हाँ, इसीलिए। मैं सब कुछ बता दी। अब तो मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो, उसे पूरा किया जाएगा। मैं इस योनि से मुक्त होना चाहती हूँ। आप मुझे मुक्ति दिला सकते हैं? हाँ, दिला सकता हूँ। और मुझे गंगा स्नान की इच्छा है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम प्रेत योनि से मुक्त भी हो जाओगी। अब इसे थोड़ी सताओगी? नहीं, हरगिज नहीं। किसी और को? बिल्कुल नहीं। वादा? हाँ, मैं वादा करती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर शांत रहो, अभी तुम्हारी पीड़ा दूर होती है। ऐसा कहकर पंडित जी ने मेरे चारों ओर कलावा लपेटा तथा मुझे उसी में रहने की आज्ञा दी। साथियों, मैं मिस्टर एक्स। पंडित जी के द्वारा कलावा लपेटे जाने के बाद चंद्रा की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस योनि से आजाद हो गई। और अब आगे की कहानी दीपांशु की पर्सपेक्टिव से। जय जयकार की आवाज सुनकर मैं दुनिया में लौटा। मेरे दाहिने हाथ की कलाई में कलावा बंधा हुआ था। मैंने स्वयं को बेहद हल्का फुल्का तथा तरोताजा अनुभव किया। अपने परिवार को खुश देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हुई, इसका सही सही वर्णन कर पाना बेहद मुश्किल काम है। पंडित जी को धन्यवाद देकर तथा हनुमान जी को प्रणाम कर हम लोग अपने घरों को लौट गए। चंद्रा की गंगा स्नान की इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने तथा सोहन लाल ने प्रयागराज की यात्रा की। गंगा स्नान के पश्चात मैंने कलावा को खोलकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। सोहन लाल ने अपनी पत्नी की मुक्ति हेतु अपने आस्था के अनुसार कर्मकांड संपन्न किया। रुद्र प्रसाद ने सोहन लाल को अपने भाई की इच्छानुसार वह मकान देकर उदारता का परिचय दिया। श्यामलाल तथा इंदु की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। मैंने बाराकूचिया में रहते हुए ड्यूटी करने का विचार छोड़ दिया। इस घटना को हुए बरसों बीत गए, फिर भी वह मुझे इस तरह याद है मानो यह कल ही की बात हो। और हाँ, कपिल प्रसाद वाला मकान बरसों बाद भी खाली है। उसे भूतहा समझकर कोई वहां रहना ही नहीं चाहता। तो साथ जो स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आप आखिर तक इस कहानी को सुन रहे हैं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि स्टोरी आपको कितनी पसंद आई है। और चलिए अब आखिरी में आपको आज की एक शानदार सी शायरी भी सुनाते हैं जो हमें जयपुर से संजय मीणा ने भेजी है। मुश्किलों से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। बहुत बहुत धन्यवाद।